हेलो एवरीवन। तो सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था और इसमें 3 लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, मींस इंट्रोडक्शन हो गया था, सॉल्यूशन के बारे में जो भी इंट्रो था उस पर बात कर लिए थे। फिर कंसंट्रेशन टर्म्स था, मोलैरिटी, इस पे जितने भी फॉर्मूले यूज हो रहे थे वो सब पिछले लेक्चर्स में हम बिल्कुल जितना भी फॉर्मूला आएगा मेंस में, नीट में या बोर्ड में, उन सब पर बात हो गया था। इस सब के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो है सॉल्युबिलिटी। क्या होता है सॉल्युबिलिटी? अगर हम बात करें व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, तो ये वाला जो टर्म है एक बार और क्लास 11 में भी मिल चुका है। वहां पर वो आया था आयोनिक इक्विलिब्रियम में, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में। तो अगर हम बोल रहे हैं सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ठीक है, तो पहले तो समझ लेना है एकदम जनरल भाषा में कि ये सॉल्युबिलिटी किसको कहेंगे। तो क्या है ना, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है ना, एक बीकर लेते हैं। इस बीकर में मान लिया जाए कि हमारे पास 100 ml वाटर है। ध्यान से पहले समझ लेना है सॉल्युबिलिटी टर्म को, फिर आगे बढ़ा जाएगा। 100 ml, अब इसमें अगर 1 चम्मच चीनी दिया जाए, घोलेंगे, घुल जाएगा। फिर 1 चम्मच घुल गया, 1 चम्मच और, मतलब हम जितना अमाउंट चीनी दे रहे हैं ना वो मेजर कर रहे हैं कि हाँ पहले बार में 1 चम्मच दिए, मान लो 5 ग्राम चीनी डिजोल्व कर गया, फिर 5 ग्राम चीनी डिजोल्व कर गया। इस तरह से डिजोल्व करते करते एक बार ऐसा टाइम आएगा कि डिजोल्व होना बंद, मतलब जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेट कर गया एट ए गिवन टेम्परेचर। बस इस समय मीन्स कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसी को हम सॉल्युबिलिटी की, मान लिया जाए कि 100 ml वाटर था और इसमें जो है 20 ग्राम शुगर डिजोल्व कर गया, इसके बाद कोई डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है। अब डिजोल्व हम चीनी दे रहे तो घुल नहीं रहा है, मतलब सॉल्यूशन सैचुरेशन में आ गया। अब इस जगह क्या बोला जाएगा कि सॉल्युबिलिटी ये है। इसी को हम लोग जब आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो मोलैरिटी के टर्म में बोलते हैं, मोल्स पर लीटर बताइए कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुलता है, ज्यादा से ज्यादा कितना घुल सकता है, उसके बाद घुलना बंद। जैसे 20 ग्राम रखे शुगर, तो सॉल्युबिलिटी जैसे ही बात करेंगे मोलैरिटी के टर्म में, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, तो 20 ग्राम को चेंज कर लेना है मोल्स में कि गिवन मास जो शुगर का मोलर मास होगा बाय 100 ml है, तो इसको लीटर में चेंज करके हम क्या बोलेंगे, मोलैरिटी सॉल्युबिलिटी। उधर आयोनिक इक्विलिब्रियम में वहां क्या बोल रहे थे, मोल्स पर लीटर, इस वाले यूनिट में डिफाइन कर। जनरल भाषा में मतलब क्लास 12 में अभी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, कि जो भी हमारा सॉल्वेंट का गिवन वॉल्यूम है इसमें मैक्सिमम कितना से कितना तक हम मिला सकते हैं कि उसके बाद फर्दर डिसॉल्व होना बंद हो जाए, वो चीज क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। आई बात समझ में? इसी की जगह अगर मान लेते हैं शुगर हटा करके इसमें सॉल्ट देना, नमक देना शुरू किए, 1 चम्मच घुल गया, 2 चम्मच घुल गया, फिर एक बार ऐसा टाइम आया कि फर्दर घुलना बंद, तो मान लेते हैं कि चीनी 20 ग्राम डिजोल्व हुआ था, उसी की जगह अगर शुगर ये लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, तो मान लिया जाए कि 15 ग्राम डिजोल्व हुआ, उसके बाद डिजोल्व नहीं हो रहा है, तो अब सॉल्युबिलिटी क्या आएगा इसका, 15 ग्राम पर 100 ml, ऐसा बोल सकते हैं। या इसी को थोड़ा छोटे भाषा में क्या ले सकते हैं, हम 10 ml ही लेते हैं, 10 ml। ये अब हमारा क्या है, 10 ml वाटर है एट अ गिवन टेम्परेचर। यहाँ पर ना टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज कर लो, गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों में सेम अमाउंट चीनी नहीं घुलेगा। गर्म पानी में चीनी ज्यादा हो जाता है, घुलता है, ठंडा पानी में चीनी कम घुलता है, इसका ध्यान। तो इन सभी टर्म्स में हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी में टी जो है वो कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर फिक्स करके पानी में जो भी सॉल्यूट घुल रहा है कितना घुल रहा है उसका ध्यान रखना, वही चीज यहाँ क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। आई बात समझ में? क्लास 12 इस चैप्टर में सॉल्युबिलिटी क्या क्या चीज का पढ़ना है, तो 3 टर्म्स पढ़ना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, दूसरा आता है यही सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड,
और तीसरा आएगा लिक्विड इन अ लिक्विड। ये तीनों टर्म्स यही डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर में तो मुश्किल है, ये भी 2 लेक्चर लगेगा। तो 2 आवर्स का एक प्रॉपर वीडियो होगा, 1-1 घंटे का 2, जिसमें हम ये तीनों टर्म्स, ये तो ठीक है सीधा साधा है, ये जो अभी हो जाएगा। इसमें हेनरी लॉ आता है, जिससे बोर्ड में, मेंस में, नीट में, एडवांस में, तीनों में क्वेश्चन है। एडवांस सीरीज जो हम शुरू किए हैं उसमें हेनरी लॉ पे क्वेश्चन आया हुआ है। फिर जब हम लिक्विड इन अ लिक्विड पढ़ते हैं, अल्कोहल वाटर मिला दिए, तो वहां राउल्ट्स लॉ आता है। राउल्ट्स लॉ से भी क्वेश्चन आता है बोर्ड में, मेंस में, नीट में, तीनों में। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्लियर है? तो अब इस चैप्टर ओके, तो इसमें और आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस टॉपिक में क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो पहला जो सॉल्युबिलिटी का टॉपिक आता है कि कोई भी सॉलिड को लिक्विड में हम मिला रहे हैं, है ना। जैसे इसका एग्जांपल क्या ले लिया जाए? शुगर इन वाटर, है ना, चीनी पानी, या फिर सॉल्ट इन वाटर। तो ये दोनों इसी कैटेगरी में आएगा सॉल्युबिलिटी में। अब क्या क्या फैक्टर्स है जो इस सॉल्युबिलिटी, मतलब किसी भी सॉलिड का पानी में जो घुलने वाला एबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी, वो किस पे डिपेंड करता है? तो हम लोग यहां पर लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, है ना। कौन से सॉल्युबिलिटी? सॉलिड इन अ लिक्विड। तो एक बहुत फेमस सा टर्म है, एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र है, क्या बोलते हैं ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब कि अगर कोई कोवलेंट सॉल्यूट है, कोवैलेंट सॉल्यूट, वो dissolves in covalent solvent, कोवैलेंट सॉल्वेंट कह लिया जाए, या फिर इसी वर्ड को हम बोल सकते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, या फिर इसी वर्ड को कह सकते हैं हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब जैसे वो जो नेफ्थलीन बॉल आता है, वो प्योरली ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, वो फिनाइल का गोली जिसको कहते हैं हम लोग, वो एक प्योरली कोवलेंट है, ऑर्गेनिक है, वो पानी में नहीं घुलेगा। उसको अगर हम बेंजीन में दे, ईथर में दे, वहां पर वो डिसॉल्व हो जाता है। मींस लाइक डिसॉल्व लाइक्स का ये मतलब है। वैसे ही अगर कोई हमारे पास इसमें जो दूसरा पॉइंट लिखा जाएगा, जैसे कोवलेंट लिखे, तो आयोनिक सॉलिड कहां डिसॉल्व होगा? पोलर सॉल्वेंट्स में। पोलर सॉल्वेंट कौन? पानी, वाटर सबसे अच्छा है। जैसे NaCl, नमक आयोनिक में आ रहा है, वो कहां डिसॉल्व होगा? यहाँ। तो बहुत आराम से कोई भी आयोनिक सॉल्यूट वाटर में डिसॉल्व होता है। क्यों होता है? ड्यू टू लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो बोल रहे हैं। आई बात समझ में? कोवलेंट सॉल्यूट मतलब प्योरली कोवलेंट है। नेफ्थलीन बॉल इसका बेस्ट एग्जांपल है। वो कहां डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट या फिर कोवलेंट सॉल्वेंट। कोवलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग पढ़ते हैं, बेंजीन पढ़ते हैं, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, मतलब क्लास 12 में जितना भी चैप्टर्स का नाम है ना, सब सॉल्वेंट का काम करता है। क्लियर? ओके। तो ये हमारा क्या था? पहला पॉइंट था इसमें कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। दूसरा क्या आता है ना इसी में, सेकेंड, कि अगर किसी सॉलिड का, जैसे चीनी है, चीनी या ग्लूकोज, ये सॉलिड है और वो प्योरली कोवलेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन वो पानी में घुलता है, फिर तो ये वाला पॉइंट वहां वैलिड नहीं रहा कि लाइट डिसॉल्व। वहां क्या होता है, हम लोग क्या लिखते हैं उसके लिए कि सॉलिड्स which form some attraction
with solvent will also dissolves। अब ध्यान देना यहाँ पर सॉलिड्स, कौन से सॉलिड, वो फिर से ले लेते हैं यही कोवलेंट वाला ऑर्गेनिक सॉलिड है। वो कहाँ डिसॉल्व कर रहा है, सॉल्वेंट में। विल ऑल्सो डिसॉल्व्स, कैसे, सम अट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन हम बोल रहे हैं एच बॉन्ड। एच बॉन्ड, अगर कोई सॉलिड है, चीनी है, ग्लूकोज है, यूरिया है, ये सब पानी में बहुत अच्छे से घुलता है, जबकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसको अपने नियम कानून के हिसाब से कभी भी घुलना नहीं चाहिए था पानी में, लेकिन चीनी पानी में घुलता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लास 11 बॉन्डिंग के आखिरी वाले टॉपिक में आया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, कि हाइड्रोजन जो है ना एकदम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नॉन मेटल्स में सबसे कम, और ये अगर फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या फिर नाइट्रोजन के साथ, इनके साथ अगर बॉन्ड बनाता है तो ये तीनों एलिमेंट्स क्या करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पूरा खींच लेते हैं, जिस कारण हाइड्रोजन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने के कारण दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। बस यही अट्रैक्शन क्या कहलाता था, एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आ रहा है समझ में? तो अगर हम चीनी को पानी में देते हैं तो चीनी और पानी के बीच कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। क्लियर है? तीसरा क्या फैक्टर है ना, कि अगर हम आयोनिक वाला बात करें कि आयोनिक क्यों डिसॉल्व हो रहा है पानी में, तो उसको कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। ये भी क्लास 11 से रिलेटेड टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स में आता है लैटिस एंथैल्पी। ये अगर किसी सॉलिड का है ना, थर्ड पॉइंट इज लैटिस एंथैल्पी। क्या है ये लैटिस एंथैल्पी? याद होगा NaCl सॉलिड है, इसमें हम कुछ एनर्जी लगा के Na+ गैसियस स्टेट और Cl- गैसियस स्टेट में ले आते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। एक मोल के साथ ऐसा करना है, जो एनर्जी लगता था वो लैटिस एंथैल्पी लगता था। अपने भाषा मतलब प्रैक्टिकल हम कैसे समझते हैं इसको, वो देखो। तो इसको मिटा लिया जाए, है ना, ध्यान देते हैं कि ये अपना कौन है, NaCl, Na+, Cl-। अब ये जब सॉलिड में होता है तो इन दोनों के बीच कुछ अच्छा एक अट्रैक्शन है, जिसके कारण ये एक सॉलिड लैटिस में बंद है ना, सॉलिड है। अब जैसे ही हम क्या करेंगे इस पर, इसको थोड़ा और क्लियरली दिखा रहे हैं कि ये रहा Na+, एक बॉन्ड है इनके बीच, Cl-, जो इसको होल्ड करके रखा है, यही लैटिस एंथैल्पी। पानी में देते हैं, पानी का जो शेप है वो V शेप होता है, ये पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव। जैसे ही हम इस सॉलिड को पानी में देते हैं तो पानी का जो नेगेटिव पार्ट है ये, वो सोडियम से अट्रैक्ट होता है, पानी का जो पॉजिटिव पार्ट है वो क्लोरीन से अट्रैक्ट होता है। ये दोनों क्या करेगा, दोनों मतलब इसका जो पॉजिटिव पार्ट इससे, नेगेटिव पार्ट इससे, इसको कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, कहेगा कि तुम पानी में आए हो तो हम कुछ एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। पहले सोडियम किसके साथ था, क्लोरीन के साथ स्ट्रांगली होल्ड था, पानी में जैसे ही गया स्टेबिलिटी क्या होगा, कहेगा तुम हमसे मिल जाओ, हम ज्यादा स्टेबल। अगर ये जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसको हम कह रहे हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा रहा, लैटिस एंथैल्पी कम रहा, तो डिसॉल्व कर जाएगा। अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, हाइड्रेशन कम है, तो डिसोल्यूशन नहीं होगा, मतलब वहां पर वो डिसॉल्व नहीं करेगा। तो लैटिस एंथैल्पी सॉल्युबिलिटी का क्या होना है, इनवर्सली होना है। तो हम सीधा सीधा कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एंथैल्पी। LE शॉर्ट में लिख देते हैं, या इसको जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़े थे तो इस तरह से लिखा गया था लैटिस एंथैल्पी। इसी लैटिस एंथैल्पी के कारण अगर हम बोले कि NaCl है, MgCl2 है और AlCl3 है,
इन दोनों में, इन तीनों में सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन? तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, लैटिस एंथैल्पी बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। तो ये जो ऊपर वाला ऑर्डर लगाए, ये ऑर्डर किसका है? ये ऑर्डर हो गया अपना लैटिस एंथैल्पी का, है ना, यही लिख देते हैं डेल्टा एल एच का। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये वाला ऑर्डर किसका है? तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल NaCl, उससे कम MgCl2 और सबसे कम AlCl3 ड्यू टू लैटिस एंथैल्पी। आई बात समझ में? अगला जो फैक्टर है इसी में सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड में, कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट, किस तरह के सॉल्वेंट में कौन डिसॉल्व होगा, है ना। तो जैसे ये वाला टर्म आता है ना, तो सबसे पहले अपने पास लिखते हैं टॉपिक कि यहाँ पर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का क्या नेचर होगा। तो कहते हैं कि अगर विथ हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर किसी सॉलिड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हाई है, जैसे H2O का लेते हैं वाटर का, इट इज नियरली अबाउट 80, अल्कोहल ले लें, इथेनॉल है, इट इज अबाउट 35, बेंजीन ले लें, इट इज अबाउट 2.5। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो जो पोलर नेचर था वी शेप के कारण, डाइपोल मोमेंट अगर बहुत ज्यादा रहा, तो क्या हम कहेंगे? आयोनिक सॉलिड विल डिसॉल्व। कहाँ आयोनिक सॉलिड डिसॉल्व होगा? जहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई हो, जैसे वाटर। अब क्या करते हैं, 3 अलग अलग कंटेनर लेते हैं, 3 बीकर लेते हैं, एक में वाटर, अल्कोहल और बेंजीन, तीनों में 1-1 चम्मच नमक देते हैं, घोलते हैं, पानी में पूरा घुल जाएगा, गायब। अल्कोहल में बहुत कम घुलेगा, पता भी नहीं चलेगा, इसमें तो मतलब घुलेगा ही नहीं। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक क्या था? एक पोलर नेचर था, कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को अपनी तरफ खींचने वाली एबिलिटी, वो हाइड्रेशन वाले टर्म में, कि पानी का मॉलिक्यूल्स क्या करता है, पोलर नेचर होने के कारण दोनों आयंस को अपनी तरफ खींचता है तो बॉन्ड टूटेगा। और जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, फिर आता है इसमें नेक्स्ट इज टेम्परेचर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या? टेम्परेचर। इसको ध्यान से सुनेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा, ये डिपेंड करता है ना नेचर ऑफ डिसोल्यूशन, कि वो जो घुल रहा है उसका नेचर इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर स्टील के ग्लास में, है ना, नॉर्मल पानी देते हैं स्टील के ग्लास में, नॉर्मल, ना ठंडा ना गर्म, उसमें 2 चम्मच चीनी देते हैं, चीनी नहीं देना है, ग्लूकोज देना है, 2 चम्मच ग्लूकोज देते हैं और घोलते हैं। जैसे ही घोलेंगे ना, फील होगा ना कि साइड से पूरा पूरा ग्लास ठंडा हो गया। इसका मतलब क्या, कि जो ग्लूकोज है पानी में घुलने के लिए हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, पानी में जितना भी हीट था ना उसको एब्जॉर्ब किया और डिसॉल्व हो गया, मतलब प्रोसेस इज इंडोथर्मिक। तो अगर कोई प्रोसेस इंडोथर्मिक है ना, तो यहां हम लोग लिखेंगे फॉर इंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस अपना क्या है, इंडोथर्मिक है, तो सॉल्युबिलिटी, इसको स्मॉल एस से दिखाते हैं ना, इंक्रीजेस ऑन टेम्परेचर इंक्रीजिंग, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। जैसे ग्लूकोज, शुगर, NaCl, KCl, ETC, दुनिया भर का चीज है, यूरिया, ये सब, इन सब में क्या होगा जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर एक्सोथर्मिक है, फॉर एक्सोथर्मिक। इसका बेस्ट एग्जांपल है ना वॉशिंग सोडा। हम जो घर में डिटर्जेंट यूज करते हैं, वो हाथ पे थोड़ा सा ले लो, कोई भी सर्फ एक्सेल या जो भी रहे,
और थोड़ा सा पानी देते हैं, थोड़ी देर में क्या होगा ना, गर्म फील होने लगेगा। इसका मतलब क्या कि जब पानी और सर्फ मिला मतलब डिटर्जेंट, तो हीट रिलीज हो रहा है। मतलब सर्फ पानी में घुलने के लिए क्या हीट नहीं चाहिए, उसको ठंडा चाहिए, इसलिए वो हीट रिलीज एक्सोथर्मिक। तब अगर हमारा फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसका उल्टा हो जाएगा कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस कब, जब हम टेम्परेचर घटाएंगे। तो इसके एग्जांपल में क्या लगा लिया जाए, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक NaOH, कॉस्टिक सोडा, ये भी पानी में जाता है, पानी गर्म कर देता है। तो ये दो तरह का फैक्टर का टेम्परेचर, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, कि किसके टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होना है वो। तो इसको नोट कर लिया जाए पहले, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का भी, CaCO3 का। एक सॉलिड ऐसा है, एक सॉलिड सोडियम सल्फेट, ठीक है। वही टेम्परेचर वाला ही टर्म अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि टेम्परेचर वाले में, चलिए सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर ध्यान देते हैं। सोडियम सल्फेट के लिए बोला क्या गया Na2SO4 कि अगर हम पहले टेम्परेचर बढ़ाएं तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा, और अगर हम ये चीज 32.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चले जाए तो सॉल्युबिलिटी फिर घटने लगेगा। मतलब फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, इसका ध्यान रखना है। क्लियर? ये फैक्टर्स हैं। प्रेशर क्या करेगा, अगला फैक्टर प्रेशर। तो प्रेशर के बारे में नो इफेक्ट बोला गया, नो इफेक्ट किसमें, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, मतलब चीनी पानी, ग्लूकोज पानी, यूरिया पानी, नमक पानी, ये सब घुल रहा है, और कितना घुलेगा ये प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर डिपेंड कर रहा था, नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट वो सब डिपेंड करेगा, लेकिन प्रेशर पर नहीं। अगर हम ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ज्यादा, वो सब कुछ नहीं, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। आई बात समझ में? तो इतना टॉपिक हमको डिस्कस करना होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड में। अब इसका दूसरा टॉपिक था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, ओके। तो अगला टॉपिक क्या है हमारे पास सॉल्युबिलिटी वाले में, गैस इन अ लिक्विड। मतलब कोई भी गैस लिक्विड को, जो भी गिवन लिक्विड है उसमें कितना सॉल्युबल होगा उसकी बात करेंगे। क्लियर है? तो इसमें लॉ भी आएगा, हेनरी लॉ, उसको डिस्कस करेंगे। हेनरी लॉ इंपॉर्टेंट है मेंस बोर्ड और एडवांस के लिए, नीट में भी क्वेश्चन आता है, मतलब ये टॉपिक थोड़ा जरूरी वाला है। क्लियर? क्या होता है यहाँ पर, जैसे ही हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, तो कहा क्या जाता है ना कि ऑल गैसेस आर soluble in liquids, मतलब अलग अलग लिक्विड, वाटर हो सकता है, अल्कोहल, फिनोल, इधर अलग अलग में अलग अलग है ना, लिक्विड्स इन लिक्विड टू डिफरेंट एक्सटेंट, अलग अलग, कोई ज्यादा सॉल्युबल होगा, कोई कम सॉल्युबल होगा। जैसे हम जो कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक है ना, क्या है अपने पास, ध्यान से समझना है। कोल्ड ड्रिंक है, ऊपर से बोतल बंद है, ये हमारा क्या कोल्ड ड्रिंक होगा। हम बोल रहे हैं ये कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक में लेना है स्लाइस या माजा नहीं, ऐसा जिसमें सोडा हो, मतलब स्प्राइट हो, थम्स अप हो, लिम्का, ऐसा सब कोई भी, ठीक है। क्या होता है कोल्ड ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक में वाटर होता है और उसमें बहुत हाई प्रेशर से ना CO2 को दिया जाता है, CO2, और जैसे ही हम CO2 देते हैं ना तो ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन जाता है,
और CO2 इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत ज्यादा सॉल्युबल, हाई प्रेशर से देते हैं, इवन नॉट सॉल्युबल, रिएक्ट कर जाता है। तो अगर रिएक्ट कर गया तो क्या होगी, वहां पर सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा हम बोल देते हैं कि ये तो एक तरह से सीधे सीधे रिएक्ट कर रहा है, तो अपने अपने सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाएगा कि हम बहुत ज्यादा से ज्यादा CO2 ऊपर पास कराएंगे इसमें और सब इसमें घुलता चला जाएगा। यहाँ आ रहा है समझ में? और जैसे ये बोतल खोलेंगे प्रेशर हटा, धीरे धीरे निकलता चला जाएगा। मतलब वो जो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं उसको शीशा के ग्लास में जैसे निकालते हैं तो बहुत सारा बुलबुला आता है, दैट बुलबुला इज व्हाट, ये रिएक्शन जितना जल्दी इधर से आता है इधर उतना ही जल्दी इधर भी होता है, मतलब काफी रिवर्स इजिली होगा। मतलब अगर लैब में हमको कार्बोनिक एसिड का यूज करना तो वो किसी बॉटल में मिलेगा नहीं, हम हाई प्रेशर से वाटर में CO2 पास कराते हैं, बन गया कार्बोनिक एसिड, यूज करो थ्रो कहीं फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोल्ड ड्रिंक हाथ पे गिर जाता है तो क्या, हाँ जल कुछ नहीं होता है, वही है। तो हमारे पास अलग अलग एक्सटेंट पर, डिफरेंट एक्सटेंट, यही अगर ऑक्सीजन O2 गैस देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होने वाली है, नाइट्रोजन बहुत कम होगा, हाइड्रोजन और कम, हीलियम बहुत कम होगा। तो अलग अलग गैस अलग अलग लिक्विड में डिफरेंट सॉल्युबिलिटी दिखाएगा, वो डिपेंड किस पे करेगा वो पढ़ा जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिक्विड में ना वाटर का लेते हैं, मतलब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर इज इंपॉर्टेंट। तो हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब पढ़ना हमको इसी में। क्लियर? फैक्टर्स, कौन कौन सा फैक्टर्स which affect the solubility, किसकी solubility, किसी गैस का इन वाटर में, बस इतना ही देखना है। अभी क्या होगा तो ध्यान से देखते हैं। तो जैसे ही हम ये काम करते हैं तो पहला लेते हैं नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। याद होगा स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11 में पढ़ना था, और वहां पढ़े थे कंप्रेसिबिलिटी, कोई भी गैस को कंप्रेस किया जाता है। तो कहा क्या जाता है ना कि कोई भी गैस अगर हाईली कंप्रेसिबल है, मोर कंप्रेसिबल या इजिली लिक्विफिएबल है तो आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। मतलब हम किसी गैस को कंप्रेस करें आसानी से वो कंप्रेस होकर लिक्विड बन गया, तो वो लिक्विड में रहना चाहता है तो हम कहेंगे वो पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो इजिली लिक्विफिएबल या मोर कंप्रेसिबल गैसेस आर मोर सॉल्युबल। अगर ज्यादा कंप्रेसिबल है तो ज्यादा सॉल्युबल होगा, ये ध्यान रखना। जैसे CO2 इजिली लिक्विफिएबल है, SO2, SO3, ये सब गैसेस बहुत आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं, तो ये सब ज्यादा सॉल्युबल होंगे। आई बात समझ में? नोट कर लेना इसको। फिर कौन सा फैक्टर यहाँ काम करेगा, है ना? अगले फैक्टर्स को देखते हैं। फिर कहता है ना कि कोई गैस अगर रिएक्ट कर जाए लिक्विड से, है ना, वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। मतलब तो यहाँ इसी वाले में नेचर ऑफ गैस में ही लिखेंगे गैसेस which form bond or react with water are more soluble। जैसे अभी तो एक एग्जांपल दिए भी थे, इसका एग्जांपल था CO2 प्लस वाटर, ये H2CO3 बना लिया। वैसे अमोनिया है, NH3 है, इसको अगर हम पानी में देते हैं ये क्या, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस बन जाता है। इसका नेचर बेसिक है, वाटर में दिए बेस बन गया। इसका नेचर एसिडिक है, वाटर में दिए एसिड बन गया।
HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये सब इधर जो है ना वो गैस लिया जा रहा है। इसको अगर हम पानी में देंगे तो क्या होगा, ये HCl ही रहेगा लेकिन एक्वस फॉर्म में, एसिड बन गया, प्रॉपर एसिड। तो इन सब केसेस में हम क्या बोलेंगे, ये सब गैसेस पानी से एक अच्छा बॉन्ड बना लेता है या इवन के रिएक्ट कर गया, और अगर रिएक्ट कर गया तो सॉल्युबिलिटी अपने अपने हाई हो जाता है। आ रही है बात समझ में? तो दो केसेस, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, मतलब अगर बहुत आसानी से कंप्रेस हो रहा है, मतलब वो लिक्विड बनना चाहता है तो वो लिक्विड में अच्छे से डिसॉल्व होगा। दूसरा, अगर रिएक्ट कर जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी भी सॉल्युबिलिटी हाई होगी। नोट कर लेना है इसको। इसी तरह अगर हम बोले O2 ऑक्सीजन, तो वो वाटर से ना ही रिएक्ट करता है और ना ही वो इजीली कंप्रेसिबल गैस है, तो वो क्या होगा, एक स्प्रिंगली सॉल्युबल गैस होगा या बहुत लीस्ट सॉल्युबल गैस होगा, है ना। ओके, तो ये रहा। अगला है टेम्परेचर। नेक्स्ट इज, अच्छा टेम्परेचर से पहले थोड़ा सा ये भी ध्यान देते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मोर सॉल्युबल होता है, मोर सॉल्युबल होता है। मतलब वाटर में ऑक्सीजन स्प्रिंगली सॉल्युबल है, इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन भी है। जैसे वाटर है ना, उसमें एक्वेटिक लाइफ, मछली वगैरह पाया जाता है, मतलब बहुत सारा एक्वेटिक लाइफ है जो जीव जंतु पानी में पाए जाए, वहां भी उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी 0 होती पानी में तो एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल नहीं था, लेकिन ऑक्सीजन सॉल्युबल है पानी में, बहुत कम ही है लेकिन है, तो हम क्या बोलेंगे वो। अभी कैसे इफेक्ट करेगा वो जस्ट अगले वाले टॉपिक में जानेंगे। तो देखते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मोर सॉल्युबल, हाइड्रोजन पानी में बहुत कम घुलता है, ऑक्सीजन भी बहुत कम घुलता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बहुत ज्यादा। CO2 पानी में भी बहुत ज्यादा घुलता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी बहुत ज्यादा घुलता है। ठीक है, ओके। अगला जो फैक्टर है उसको बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर पिछले वाले टॉपिक में भी मिला था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, और ये जो है ना टेम्परेचर यहां भी दिखेगा कि कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा कौन कम सॉल्युबल होगा, वो यहां भी बात करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। देखो, इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, किसी भी तालाब में जहां मछली वगैरह हो, गर्मी के दिन में ना मछली ऊपर आके कूद फान करते रहता है, ठंडा के दिन में पानी बिल्कुल शांत दिखेगा, मछली है बट सब नीचे रहता है। ठीक है ना, क्या रीजन है, क्या कारण है, ध्यान से समझना। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर डिक्रीज होगा, घटता है। तो गर्मी के दिन में पानी थोड़ा गर्म होता है तो ऑक्सीजन क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी नीचे तक नहीं, कम होगी, तो उस मछली को जो भी एक्वेटिक लाइफ है उसको ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है ना। लेकिन ठंडा दिन में पानी ठंडा है, ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, पानी में नीचे तक ऑक्सीजन रहेगा, तो क्यों मछली जान देने के लिए ऊपर आए। तो जो भी है, जितने भी मछली है फलना, वो सब नीचे ही रहेगा, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन मिल रहा है, क्यों जान देने ऊपर जाएगा, करतब दिखाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, कोई जरूरत नहीं। तो हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटेगा। कोल्ड ड्रिंक अगला एग्जाम्पल है। कोल्ड ड्रिंक को हम लोग फ्रिज में ही रखते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में क्या मिला हुआ है, अभी हम लोग बात किए थे कि ये हमारा पैक्ड बोतल है और इस बोतल में ऊपर से बंद, ढक्कन बंद है, तो जो सॉल्युबल यहाँ पर H2O है उसमें क्या CO2 रिएक्ट है या डिसॉल्व है ना। और अगर हम ढक्कन खोल देते हैं धीरे धीरे CO2 उड़ जाएगा, या ढक्कन बंद कर दो और फ्रिज में रखो, ठंडा में रखो, तो ज्यादा से ज्यादा CO2 इसके अंदर रहेगा। वही अगर धूप में रख देंगे तो बहुत CO2 सब निकल करके ऊपर आ जाएगा, और जैसे ही ढक्कन खोले सट से अब आ जाएगा। ये काम फ्रिज में रखेंगे तो थोड़ा कम रहेगा, है ना।
तो ये सब इसका एप्लीकेशन है, किसका? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। एक इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन है या फिर कोई नोबल गैस है, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, इन सब का जो सॉल्युबिलिटी है ना वो स्लाइटली सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बहुत थोड़ा सा बढ़ता है फिर घट जाता है, ज्यादा नहीं हिट करना है। तो स्लाइटली इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इसका थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका भी घट जाएगा। क्लियर? तो ये टेम्परेचर का फैक्टर था। अब जो सबसे जरूरी फैक्टर है वो है प्रेशर। ठीक है ना, प्रेशर। तो अगला फैक्टर अफेक्टिंग में लिखेंगे प्रेशर। तो लिखा जाए नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेशर। अभी कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लिए थे कि ये एक बॉटल है, ऊपर ही बॉटल बंद है, कोल्ड ड्रिंक मान लो इतना है। तो जब तक ये ढक्कन बंद रखेंगे, ध्यान से समझना इस टॉपिक को क्या है, हेनरी लॉ से इसको डील करते हैं, आगे लिखेंगे भी। तो जैसे हम यहाँ पर क्या रखें, कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में कौन है, H2O प्लस CO2, और अगर इसको छोड़ दिया जाए ऐसे ही बंद है बट, तो ये अपने अपने ऊपर यहाँ क्या जमा होता रहेगा, CO2। ज्यादा CO2 हो जाता है तो फिर धीरे धीरे नीचे भी, मतलब ये जो है ना इक्विलिब्रियम में चलता रहे, ऊपर नीचे डिसॉल्व होगा फिर ऊपर ऐसा। और अगर ढक्कन खोले तो CO2 जो ऊपर आया था वो सीधा बाहर खुला छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे सब CO2 इससे निकलकर उड़ जाएगा, यहाँ बाद में पानी बचेगा। कोल्ड ड्रिंक के केस में कंपनी वाला थोड़ा सा चीनी वगैरह मिला के देता है, ये सब CO2 उड़ गया, कम से कम चीनी पानी तो पिएंगे, है ना। तो बस यहीं से समझना क्या है कि अगर हम प्रेशर ज्यादा रखें तो प्रेशर, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस या फिर मास ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर? तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। M क्या है, मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड, और ये क्या था, प्रेशर ऑफ गैस। जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, इसको फर्दर आगे एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा चॉक पीस बड़ा वाला ले ले, तो इतना नोट कर लेना है पहले। तो इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हेनरी लॉ आएगा, तो इसमें लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, है ना। तो यहां पर लिखते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in a liquid is explained by कौन सा लॉ, हेनरी, HENRYS, हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ एक्सप्लेन करेगा कौन सा गैस कितना सॉल्युबल होगा या कैसे सॉल्युबल होगा प्रेशर चेंज करने पर। फिक्स गैस रखते हैं, मान लो CO2 है, O2 है, कोई भी, क्या होता है यहाँ पर वो ध्यान देना है। ठीक है, हेनरी लॉ क्या कहता है, जैसे हम बात कर रहे हैं हेनरीज लॉ का, तो हेनरी लॉ का कहना है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X।